हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग फिर क्लास 10th का हिस्ट्री का लेसन 3 पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको अच्छे लगते होंगे और आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते होंगे। तो जैसे कि हम लोग हर एक वीडियो में एक मोटिवेशन देखते हैं, तो इस वीडियो में भी हम नहीं छोड़ सकते, तो एक मोटिवेशन के साथ शुरू करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा मोटिवेशन है कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ऐ ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी का जो टाइम चल रहा है हमारा, तो अभी तो ठीक है, कुछ भी ख्वाहिश नहीं है हमें, लेकिन बस एक चीज़ की ख्वाहिश क्या है कि अगर आज का हमारा दिन अच्छा नहीं है तो कल का दिन हमारा अच्छा होना चाहिए। कल मतलब आज जितना हम सीखे हैं उससे आज से ज़्यादा बेहतरीन कल हो हम। ठीक है, तो इसी एक मोटिवेशन के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा हिंद चीन के बारे में। चलिए, तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हिंद चीन के बारे में। हिंद चीन के बारे में जो है, वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे खड़े हुए थे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो उस समय हम लोगों ने डिफिनीशन देखा था इसका कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो फिर से आप लोग को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, लगाव होना, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद का भावना। ठीक है, तो वहाँ पर हिंद चीन में क्या था कि राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए। राष्ट्रवादी इन द सेंस कहने का मतलब है कि जहाँ पर हिंद चीन में मतलब स्वतंत्रता के लिए लोग किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपना जो शासन करने वाला है वो खुद चुने। तो इसके लिए वहाँ पर मतलब लोग स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे, तो इसलिए लोगों ने वहाँ पर आंदोलन शुरू किए। तो इसी के बारे में बताया कि हिंद चीन जो है वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे शुरू हुए, फिर उसका अंत कैसे हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग हिंद चीन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, तो देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख मीन्स 2.80 लाख जो वर्ग किलोमीटर में फैले हुए उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम हो गए, लाओस हो गए और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। कहने का मतलब है कि हिंद चीन क्या है, आपको अभी इस पॉइंट में बताया कि हिंद चीन के बारे में कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पर हिंद चीन का देश के कहने का मतलब है कि वहाँ पर 3 लाख मतलब लगभग में 3 लाख किलोमीटर में फैला हुआ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें अभी कौन कौन मौजूद है, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश सम्मिलित है। तो वो 3 देश हैं, कौन कौन, तो एक हो गया वियतनाम हो गया, लाओस हो गया और कंबोडिया। ठीक है, इनकी उत्तरी सीमा देखा जाए तो म्यांमार और चीन को छूती है। तो दक्षिणी में देखा जाए तो चीन सागर को, और पश्चिम में देखा जाए तो म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम जान गए। अब इस चित्र में आपको बताया गया है कि हिंद चीन कहाँ है, आप अपने बुक में देख लेंगे क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए, अब देखिए क्या है कि हिंद चीन में जो प्राचीन काल से वियतनाम है, वियतनाम को तोकिन एवं अनाम में चीन का प्रभाव था। प्राचीन में काल में देखा जाए तो वहाँ पर वियतनाम में एक तोकिन और दूसरा अनाम में चीन का प्रभाव था। ये जो 2 लोग थे, ये चीन के लोग थे और इन्होंने वियतनाम में प्रभाव डाला था। और दोनों प्रांत कई शताब्दी तक चीन के करद राज्य थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था एवं चीन के केंद्रीय सत्ता को कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। कहने का मतलब है कि जो वियतनाम है वहाँ पर जो शासक रहते थे
तो यहाँ पर क्या होता है कि चीन में जब कोई मतलब शक्तिशाली शासक आ जाता था तो वो लोग क्या करते थे, उस जो प्रांत था, एक क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र पर ये लोग कब्जा कर लेते थे। और कब्जा करने के बाद क्या करते थे कि अपने मतलब जब कब्जा हो जाता था तो चीन का जो सत्ता है वो कमजोर पड़ने लगता था, और जब कमजोर पड़ गया तो वहाँ का क्षेत्र जो है, वो प्रांत जो है स्वतंत्र हो जाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि को भी विकसित कर लिया। कहने का मतलब है कि चीन का प्रभाव होने के बाद भी ये देश क्या किए कि अपने आप को एक भीड़ से अलग दिखने लगे। होता है ना कि बहुत लोग जा रहे हैं भीड़ में तो हम भी उसमें चल पड़ते हैं, नहीं, लेकिन ये जो लोग थे वो क्या किए कि जो चीनी लोग थे वो तो चाहते थे कि इनको अपने कब्जे में ले ले, लेकिन ये लोग नहीं थे, अपनी संस्कृति, अपने पहचान को एक अलग रूप दिए ये लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए धर्म, बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव था उन क्षेत्रों पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया एक छोटे से डब्बे में कि जो शताब्दी था यहाँ पर बताया नहीं गया है, ठीक है, आप तो शताब्दी देख लेंगे। सी हुआंग टी का जो प्रभुत्व था, उसके बाद हान वंशीय राजा बूटी ने पुनः इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। कहने का मतलब है कि ये शताब्दी जो था, ये शताब्दी मुझे पता नहीं है, आप लोग अपने बुक में देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वहाँ पर क्या था कि उस शताब्दी में सी हुआंग जो थे टी का प्रभुत्व था, उसके बाद उस राजा के हटने के बाद हान वंशीय राजा का आया शासन। कौन था वो? बूटी ने, ठीक है, और उस क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया। सी हुआंग टी के बाद कौन आया? तो वंशीय राजा जो था बूटी आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि 15वीं शताब्दी में देखा जाए तो मिंग वंशी सम्राट के युंग ली ने अधिकार कर लिया उस क्षेत्र पर। देखिए जो चीन है ना, वहाँ पर मतलब ये जो नेम दिया है ना वो चीनी टाइप का दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस मतलब समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोग समझें क्योंकि हम लोग भी ऐसे पढ़े थे, ठीक है। चलिए 19वीं शताब्दी में अगर देखें तो वहाँ पर मंचू शासक के अधीन में क्षेत्र आ गए। यानी देखिए जिस शताब्दी जैसे शताब्दी बढ़ते गया, उस वैसे शासक जो है अपना अपना जो है प्रभाव बनाते गए और उस क्षेत्र पे कब्जा करते गए और अपना शासन चलाते गए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो है अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है। ये देखिए अंकोर वाट का मंदिर, ये आप लोग को दिख रहा है, कितना बड़ा मंदिर है ना। चलिए तो इसमें बताया गया है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लाओस कंबोडिया पर भारत संस्कृति का प्रभाव था। अगर देखा जाए दूसरी ओर तो वहाँ पर क्या था कि कंबोडिया और लाओस इन दोनों का भी भारतीय संस्कृति पर प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना की गई, जहां शासक जो था वो भारत वंशीय था। कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना और 12वीं शताब्दी में राज सूर्य वर्मों ने क्या किया? द्वितीय राज सूर्य वर्मों ने क्या किया कि अंकुर मंदिर का निर्माण किया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन एराइज होता है और पूछता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति भी दिख रही थी और वहाँ का एक शासक था कंबोज, जो भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र मतलब माना गया था और उसको बना दिया गया था। उसने क्या किया कि वहाँ पर क्या किया कि जो राजा थे वहाँ पर सूर्यवर्णम द्वितीय ने, कौन थे? सूर्यवर्णम द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है यहाँ से, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि अगर हम देखें तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि कंबोज का पतन हो गया। देखो निर्माण हो गया था इसका, कब हुआ निर्माण तो हम लोग देखेंगे कि हो गया था निर्माण, लेकिन उसके बाद इसका जल्दी ही पतन हो गया और मध्यकाल की आंतरिक में संघर्ष की स्थिति वहां पर उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार उस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन का प्रभाव और कुछ पर हिंदुस्तान के संस्कृति प्रभाव के कारण यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। कहने का मतलब है कि एक तरफ जो था वो चीनी का प्रभाव था, ठीक है, और दूसरी तरफ इंडिया यानी जो हिंद लोग थे उनका प्रभाव था। तो इन दोनों के मतलब एक तरफ वो और एक तरफ ये, तो दोनों के प्रभाव से दोनों का नाम पड़ेगा हिंद चीन, ठीक है।
तो इन्हीं के संस्कृति के प्रभाव के कारण वहाँ का नाम क्या पड़ा, हिंद चीन। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंद चीन का नाम क्यों पड़ा, तो कह दीजिएगा, एक तरफ सिंपली भाषा में बोलिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जितना क्लियर वर्ड बोलेंगे लोग उतना आपको समझेंगे। बोलिएगा, एक तरफ प्रभाव देखा जाए हिंद चीन में, तो एक तरफ चीनी लोग का था और एक तरफ किसका था, तो एक तरफ हिंदी जो संस्कृति था उनका था। तो इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो उन दोनों का प्रभाव था वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ का नाम क्या रखा गया, हिंद चीन। चलिए, उसके बाद हमारा टॉपिक है कि व्यापारी कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। देखिए, अब हिंद चीन में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे डेवलप तो हो गया था, अब वहाँ पर क्या करने लगे, बड़े बड़े जो कंपनी थे वो उनका आना शुरू हो गया, और जब आना शुरू हो गया तो फ्रांसीसी प्रभुत्व का भी तो बहुत सारा मतलब प्रभाव पड़ने लगा था। तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, 1898 में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला, तब पुर्तगाली ही सबसे पहले व्यापारी थे। वास्को डी गामा ने भारत का खोज कब किया बताइए, तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। किस प्रकार से, तो समुद्री मार्गों से, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। जो भारत के साथ साथ क्या था, तो जो पुर्तगाली लोग थे ना, वही सबसे पहले हिंद चीन में कौन थे, तो व्यापारी थे, सबसे पहले व्यापारी, जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से भी जुड़े हुए थे। उसके बाद देखा जाए तो 1510 में जो मलका को व्यापारिक केंद्र बना दिया गया, हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया गया, और उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी, देखिए फ्रांसीसी का आगमन हुआ। अगर आपको याद करना है इन कंपनियों का नाम कि कैसे आया ये कंपनी, तो याद रखिएगा इसे PDF, ठीक है, यानी PDF थोड़ा बहुत आता है, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, और इंग्लैंड हो गया PDF, ठीक है, PDF, इसको याद रखिएगा, क्या, PDF मीन्स पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रांस, यही चार जो थे वही जो है हिंद चीन में आए थे, क्या करने, तो अपना व्यापारिक कंपनियों को स्थापना करने। उसके बाद देखिए कि जब इन कंपनियों में फ्रांसीसी को छोड़कर किसी ने इन भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांसीसी शुरू से ही इसी दिशा में प्रयासरत रहा। देखिए, जितने जो ये बताया गया है कि कंपनी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लैंड आए, लेकिन ये जो तीनों थे ये सिर्फ आए थे किस लिए, व्यापार करने के लिए। इनको राजनीति में कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करना था। लेकिन फ्रांस क्या करता था कि राजनीति में घुस गया। उसने क्या किया कि वहाँ पर तो व्यापारिक कंपनियों के साथ किया ही, उसके साथ साथ उसने क्या किया कि बहुत सारे देशों के साथ मिलकर के राजनीति बनाने लगा। और इसी का 1700, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो अपना प्रभुत्व कैसे कायम किया हिंद चीन में। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी जो थे वो पादरी हिंद चीन पहुंच गए। जो फ्रांसीसी व्यापारी कौन थे, पादरी थे, तो वो हिंद चीन पहुंच गए। क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया, राजनीति एक माहौल बना लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है अपना फ्रांस जो है प्रभाव बनाने लगा था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस में अनाम में रुचि लेने लगा। कहने का जो अनाम थे उसने क्या किया कि 1747 के बाद उसने देखा कि प्रभाव अपना जम रहा है, तो वहाँ पर जमाने लगा। और 1787 में कोचिन के शासक के साथ उसने संधि का मौका मिला, और लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपना ताकत प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। उस समय था संधि तो कर सकता था लेकिन अपना प्रभाव उतना नहीं जमा पाया था। लेकिन 19वीं शताब्दी में अनाम और कोचिन ने फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधि के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो गए। देखिए 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी गतिविधियां बढ़ने लगी तो उसके विरोध होने लगे। फिर 1862 में अनाम ने क्या किया कि सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया, और उसके अगले वर्ष उसने क्या किया, कंबोडिया भी अपने संरक्षण में ले लिया। पहले तो वियतनाम लिया ही था, उसके बाद क्या किया कि अपने संरक्षण में अब कंबोडिया को भी ले लिया।
उसके बाद जो तोकिन थे उन्होंने फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ तोकिन में। और इसी तरह अगर देखें तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही क्या हुआ कि आरंभ तक पूरे जो संपूर्ण हिंद चीन था वो फ्रांस के अधीन आ गया। देखिए पहले क्या किया उसने कि पहले तो वो आया था कि हाँ हम व्यापार करेंगे, लेकिन वो व्यापार के साथ साथ राजनीति का माहौल भी बनाने लगा। और माहौल बनाते उसने फ्रांस से अपने पादरी लोगों को बुलाने लगा, बहुत सारे लोग को बुलाने लगा व्यापार करने के लिए। और धीरे धीरे उसने कोचिन के साथ मिलकर के संधि का मौका भी ले लिया। और जब ये इन सारी चीज़ को लोग देखने लगे, उन्हें फर्क पता चलने लगा, तो उसने क्या किया कि जब लोग विरोध करने लगे तो उसने जबरदस्ती क्या किया कि सैन्य शक्ति पर क्या किया कि एक संधि की। और उसके संरक्षण में क्या किया कि कंबोडिया को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। और इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंद चीन जो है वो फ्रांस के अधीन आता गया। अगर उसके बाद देखें तो फ्रांस द्वारा क्या बताया गया है कि उपनिवेश की स्थापना कैसे हुई। फ्रांस के द्वारा देखें तो उपनिवेश जो है फ्रांस मतलब हिंद चीन में उपनिवेश का स्थापना कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए बताया गया कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उसकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप से अगर उसने हिंद चीनी के क्षेत्र में उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत और चीन में क्या किए कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरी तरफ देखें तो औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। और तीसरे पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों स्वघोषित करना दायित्व था। मेन बात समझिए इन सारे बातों का कि शुरू में क्या था कि हिंद चीन में अपना प्रभाव मतलब फ्रांस जो है अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले डच और ब्रिटिश कंपनियों में क्या था कि व्यापारी को लेकर के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद जो फ्रांस है वो भारत में चाह रहा था कि व्यापार करे, लेकिन भारत में वो कमजोर पड़ रहा था। इसलिए उसने क्या किया कि प्रतिद्वंदिता के रूप में उसने मतलब इंग्लैंड में देखा कि वहाँ पे व्यापार के लिए प्रतिद्वंदिता चल रहा है, तो उसके थ्रू उसने उसका जो है सुरक्षात्मक आधार बना के हिंद चीन में आने की कोशिश की। किसके थ्रू? तो इंग्लैंड के थ्रू। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर धीरे धीरे उसने उद्योग धंधों और कच्चे माल और इन सारी वस्तुओं में भी इंटरेस्ट लेने लगा और अपना बाजार जो है उपलब्ध करने लगा। उसके बाद देखिए क्या बताया, इतना सारा है ना। हाँ चलिए देखिए, अगर हम देखें तो उसने क्या किया कि फ्रांसीसियों ने जो प्रारंभिक शोषणात्मक जो दृष्टि था, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। कहने का मतलब है कि शोषण जो है फ्रांसीसियों ने कहाँ से शुरू किया, तो सबसे पहले नगरों से और बंदरगाहों से। उसके बाद उसने क्या किया, भीतरी जो ग्रामीण इलाके थे उसमें किसानों का शोषण शुरू किया। तोकिन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का जो मेकांग नदी था वो मैदान एवं क्षेत्र जो था कोचिन चीन का मेकांग डेल्टा क्षेत्र। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबड़ की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान। इन सारे क्षेत्रों को जो था वो फ्रांस जो है अपने अधीन रख लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इस सर्वप्रथम क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नगरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंधन किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि क्षेत्र में कृषि को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए कृषि जो फ्रांसीसी थे वो तो सबसे पहले आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अपना प्रभाव भी जमा लिए थे। तो उसने क्या किया कि लोगों का शोषण करने के लिए सबसे पहले कृषि पर गए। तो कृषि में क्या किया, उन्होंने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए
नहरों, जल निकासी, इन सारी चीज़ों का प्रबंधन किया ताकि वो खेती अच्छे से कर सके, मतलब उत्पादन अच्छा हो। इसके लिए उन्होंने शुरू किया ये सारी चीज़ें। इन प्रयासों का फल क्या हुआ कि 1931 में वियतनाम जो है विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। मतलब इन सारे देशों में अगर देखें तो इनका प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा पड़ने लगा, और इनसे अगर उत्पादन बढ़ने लगा यानी कृषि के क्षेत्र में ये आगे होने लगे, तो जो वियतनाम था वो विश्व में तीसरा बड़ा चावल का निर्यातक बन गया। और रबड़ वगानों, फार्मों, खानों में मजदूर से एक तरफा मजदूरी करवाया जाता था। देखिए, एक तरफा अनुबंध मजदूरी का मतलब क्या होता है? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, वहाँ पर मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। इसको याद रखेंगे, 1-2 नंबर में पूछ देता है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होती है, तो उसको बोलते हैं जो कि एक बंधुआ मजदूरी होती है जिसमें मजदूर को कोई हक नहीं होता है, जबकि मालिक को असीमित हक होता है या फिर अधिकार होता है। ठीक है, तो एक तरफ क्या था कि लोगों को जो मजदूर थे उनके पास उनको सवाल जवाब करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे वो, जबकि मालिक जो था वो कुछ भी कर सकता था उनके साथ। जमींदार अपने विकृत रूप में आ चुके थे। जमींदार जो थे उनके पास बहुत सारा, जिनके पास जमीन होगा बहुत सारा, वो तो बल्ले बल्ले होंगे ना, क्योंकि उन लोगों का भी प्रभाव बढ़ रहा था। तो वो जमींदार लोगों के पास भी क्या था, तो वो अपने विकृत रूप में आ गए। हालांकि इसी दौर में पूरे उत्तर दक्षिण हिंद चीन का देखें तो संरचना जो विकास था वो तीव्र गति से होने लगा, और एक विशाल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया। मतलब एक विशाल रेल नेटवर्क भी और सड़क का जाल भी बिछने लगा। परंतु किसानों एवं मजदूरों की जो जीवन स्तर था वो गिरते जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है शोषण मूलक थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा तथा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को शिक्षा के प्रसार में सकारात्मक प्रभावों का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल करा दिया जाता था, और स्थानीय जनता एवं कोलोन किसको बोलते हैं? ठीक है, कोलोन जो है फ्रांस के जो मूल फ्रांसीसी लोग थे ना, उन्हीं को कोलोन बोला जाता है। ठीक है, तो उनकी कोलोन की सामाजिक स्थिति से में आसमान जमीन का अंतर होता था। कहने का मतलब है, देखिए, जब शिक्षा का बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर शिक्षा का मतलब था कि जो स्थानीय लोग थे यानी कि जो हिंद चीन के लोग थे, उनको क्या पहले शुरू कर दिया गया कि चीनी मतलब जो भाषा है उसमें शिक्षा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस को ये डर था कि कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो शिक्षा ले लेंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो हमको रहने नहीं देंगे, यहाँ पर अपना शासन चलाने नहीं देंगे। इसलिए उसने क्या किया कि जो स्थानीय लोग थे उनको दूर रखा गया पढ़ाई से, शिक्षा से, और जो कोलोन लोग थे उनको मतलब बहुत आगे बढ़ाने लगा गया, उनको और आगे जाने लगे लोग। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और 1920 के दशक में क्या हो, आते आते छात्र छात्राएं जो है राजनीति पार्टियां बनाने लगे। देखिए, लोग कितना भी चाहे, वो कहा जाता है ना कि मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कितना भी वो लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1920 के दशक आते आते क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि छात्र छात्राओं ने राजनीतिक पार्टियां बनाने लगी, और हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी का शोषणात्मक प्रकाश था। उसके बाद हिंद चीन में बसने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? कोलोन। देखिए, सही बात है, जो हिंद चीन में बसने वाले लोग होते हैं उनको कोलोन बोला जाता है। इसको याद रखेंगे, पूछ देता है एग्जाम में। अगर हम देखें कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, और अगली वीडियो में 2-3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि हिंद चीन में
उसका क्षेत्र के बारे में पढ़े, उसमें कौन कौन क्षेत्र आते हैं, और उसके बाद पढ़े कि जो फ्रांस है फिर से वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं कैसे स्थापित हुई, लेकिन उसमें फ्रांस जो है सबसे अपना राजनीतिक प्रभाव बना करके किस प्रकार स्थापित किया, किस प्रकार लोगों को शिक्षा से दूर रखा, अपना किस प्रकार प्रभाव बनाया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि जब जो हिंद चीन है में फ्रांस लोग थे, जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने अपना तो प्रभाव डाला, तो लोग उससे कैसे निकले, राष्ट्रता का प्रभाव कैसे हुआ। तो अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आप लोग उस वीडियो में आइएगा, मेरा मतलब उसको देखिएगा ज़रूर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमसे पूछ लेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि बताइए जो हिंद चीन है उसमें कौन कौन से 3 जो क्षेत्र थे वो आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और हम अगर आप सही आंसर देंगे तो उसका हम अगली वीडियो में नेम लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।